डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट में लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको आगे पढ़ाते हैं। पहले लेक्चर पढ़ा चुके हैं, देखिए उसमें आगे आपको पढ़ना है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इन दोनों को हम परिभाषित करेंगे। तो आप देखिए, गलन की गुप्त ऊष्मा आपके गलने से संबंधित है। और क्या चीज़ गलता है? आपका कोई ठोस ही आपका द्रव में गलता है। ये ध्यान देंगे। गलन की गुप्त ऊष्मा में गलन से मतलब है, यानी गलनांक से मतलब है, और कौन सा चीज़ गलता है? ठोस ही द्रव में परिवर्तित होता है। तो इसका परिभाषा देंगे। आप किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके किस पर? गलनांक पर। उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ध्यान दीजिए एक बार और। गलन की गुप्त ऊष्मा गलनांक से संबंधित है, और गलनांक का मतलब होता है कोई ठोस ही द्रव में परिवर्तित होगा। तो यहाँ परिभाषा देंगे कि अगर कोई मान लेते हैं किसी चीज़ का द्रव्यमान, मान लेते हैं किसी वस्तु का 1 किलोग्राम है, तो मान लेते हैं किसी पदार्थ के, परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इस पे वाष्पन से मतलब है, वाष्पन का मतलब होता है क्वथनांक। कोई भी चीज़ उबलेगा तभी वो वाष्प में बदलेगा। और क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथनांक का मतलब द्रव ही वाष्प में उबलता है। द्रव ही वाष्प में उबलता है। तो एक पार्टिकुलर हमें मिल गया कि उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने के लिए। तो यहाँ से देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। सेम परिभाषा। अगर हम किसी पदार्थ के क्वांटिटी हम ले लेते हैं 1 kg, तो लिखेंगे किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर अगर हम द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता की ज़रूरत होती है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वो आपका होता है। फिर से आप देख लीजिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, इसका मतलब होता है वाष्पन कब होगा? वाष्पन जब कोई चीज़ उबलेगी, और उबलने को बोलते हैं क्वथनांक। और क्वथनांक कब होता है? कोई द्रव ही उबलता है, वाष्प में बदलता है। तो यहाँ से परिभाषा देंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आगे देखेंगे हम रिलेशन। आगे हम देखेंगे रिलेशन जो होता है आपका टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, वो क्या होता है? ताप का मात्रक जो होता है, आपको जानते हैं केल्विन होता है, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं सेल्सियस लिखा जाता है। तो आप देखेंगे सेल्सियस तथा केल्विन में रिलेशन क्या होता है? सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध देखेंगे, और इसके अनुसार टेम्परेचर चेंज करना हम सीखेंगे। तो आपको सेल्सियस को हम ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, और केल्विन आपका क्या होता है? इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है K = आपका C+200 आपका होता है 73। ये आप फार्मूला याद रखेंगे। ये अगर केल्सियस से सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में, या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो, तो इस फार्मूले को हमें याद रखना है। और इस फार्मूले को अगर याद रखते हैं तो चलिए आपका NCERT बुक में जो दिया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। NCERT के अभ्यास प्रश्न में आपका दिया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई से परिवर्तित कीजिए। सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 300 केल्विन दिया हुआ है, और इसको सेल्सियस में टेम्परेचर में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखेंगे K = होता है C+273, और K का वैल्यू आप देखिए दिया है कितना आपका 300, तो उसके जगह 300 लिख देंगे। बराबर आपका हो जाएगा C+200 हो जाएगा 73। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका 300 माइनस ये +273 है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -273। ये आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा C। देखिए 300 से 273 घटाएंगे तो 10 से आपका 3 जाएगा 7, और यहाँ देखिए 9 में से 7 जाएगा आपका 2, और 2 से 2 जाएगा 0 आपका, तो हो जाएगा 27। यानी आपका C का जो वैल्यू आ जाएगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेल्सियस में हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका चेंज हो गया। इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट देखिए दिया है क्वेश्चन में NCERT बुक में 573 केल्विन
इसको भी आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए फार्मूला सेम लगाएंगे, K = C + 273 और यहाँ K का वैल्यू दिया है 500 आपका 73 बराबर हो जाएगा C + 273 और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 573 माइनस जो हो जाएगा 273 बराबर आपका C हो जाएगा और 3 से 3 आपका जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा आपका 0 और 5 में से 2 जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका बचेगा 300 आपका सेल्सियस में जो वैल्यू आएगा आपका देख लीजिए, तो आपका C का जो मान आया सेल्सियस में वो आ गया 300 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया टेम्परेचर में। चलिए आगे हम देखते हैं, आपका किस प्रश्नावली में ही दिया हुआ है कि निम्नलिखित सेल्सियस पैमानों को, अब सेल्सियस पैमानों को हमें केल्विन में चेंज करना है। तो सेल्सियस पैमाना आपका दिया हुआ है, आपका पहला दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस या 25 सेल्सियस आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है इसको केल्विन में चेंज कीजिए। इस बार आपको सेल्सियस का वैल्यू दिया है, केल्विन में चेंज करना है। तो फार्मूला सेम रखेंगे। तो आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, K = C + 273। अब यहाँ से देखिए K की वैल्यू आपका पता करना है, केल्विन में ज्ञात करना है। तो C का वैल्यू दिया हुआ है, ये हो जाएगा 25 + 200 आपका हो जाएगा 73। तो K = आपका हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिए, 5 3 आपका हो जाएगा 8 और 7 2 आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी केल्विन का जो मान आंसर आ गया केल्विन में वो हो जाएगा 298 केल्विन। ये आप इस प्रकार आप सेल्सियस में करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, इसके आगे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये बताइए, आपका 3 कण दिया हुआ है, एक मान लीजिए चीनी के कण दिए हुए हैं और आपके जल के कण दिए हुए हैं और आपका पहला दिया हुआ है जल दिया है आपका, फिर दिया है चीनी दिया है और आपका दिया है ऑक्सीजन, और इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आपको इसके बीच आकर्षण बल बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप जानते हैं कि मैं बताया हूँ कि ठोस, द्रव और गैस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा जो लगता है ठोस में लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ठोस में लगता है तो आप बताएंगे ठोस में लगता है तो सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, आपका चीनी है, जल है, ऑक्सीजन है। तो चीनी ठोस होता है तो ठोसों में सबसे ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि इनके बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर बढ़ते हुए में करना है तो ये बताइए सबसे कम जो लगेगा आपका किस में लगेगा, आकर्षण बल ऑक्सीजन में। उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो आकर्षण बल लगेगा जल में लगेगा और सबसे ज़्यादा आपका कौन सा हो जाएगा, चीनी यानी ठोस में। तो आप लिख देंगे बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, असेंडिंग नंबर क्या होता है, सबसे छोटी का उससे बड़ा और सबसे बड़ा होता है। तो आपका इस क्रम में हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ आपका जल में, और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल लगता है वो किस में लगता है, चीनी में। तो ये आपका हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। चलिए आगे देखते हैं, आपका दिया हुआ है प्रश्न में अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा प्रबल किस में होता है। तो आप बता सकते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा प्रबल किस में होता है। आपका एग्जाम्पल दिया है ठोस, आपका एग्जाम्पल दिया है ठोस, द्रव, गैस और चौथा ऑप्शन है तीनों में। तो आप बताइए अंतरा अणुक आकर्षण बल दिया है प्रश्नावली में कि सबसे ज़्यादा किस में होता है। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा जो आपका दिया है गैस और चौथा आपका दिया है तीनों में। तो आप बता सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि जिसके मॉलिक्यूल्स जितने नज़दीक होते हैं उतने उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो आपका सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। इसमें देखिए आयतन, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आप बताइए एग्जाम्पल आपका दिया है लकड़ी के गुटके का, वायु का, पारे का और जल का। तो ये बताइए, आपको बताया हूँ वे पदार्थ जिनका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है उनको हम सॉलिड कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। तो ये बताइए लकड़ी सॉलिड होता है तो आपका हो जाएगा लकड़ी पर ऑप्शन हम सही लगाएंगे। पारे आपका द्रव अवस्था में रहता है तो नहीं होगा, गैस में नहीं होगा और द्रव तथा गैस इसमें भी नहीं होगा। तो आपका ठोस सही है। अब बताइए लकड़ी सही है। अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है। अब आपको बताना है अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक होता है किस में होता है। तो आप इसमें देखिएगा ठोस और गैस, द्रव में और गैस में आप इसको लगाइएगा। अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है। आप बताइए सबसे ज़्यादा दूर दूर पे कौन होते हैं। आप जानते हैं गैसों में सबसे ज़्यादा दूर होता है और सबसे नज़दीक जो होता है किस में होता है, आपका ठोसों में होता है। तो सबसे ज़्यादा अंतराणु का स्थान होगा किस में होगा, आपका ठोसों में, और दूर दूर होगा गैसों में। स्थान कौन सा गिरता है, ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज़्यादा स्थान कौन गिरता है आप बताइए। या तो ये होगा ठोस,
दूसरा दिया है द्रव और तीसरा दिया है गैस। स्थान कौन घेरता है आप बताइए? ठोस, द्रव, गैस और तीनों ठोस, द्रव, गैस। इसमें आप बताएंगे, देखेंगे निम्न में किसका आयतन निश्चित नहीं है? जल और बर्फ, जल, जलवाष्प और बर्फ। ये बताइए, जल का आयतन निश्चित होता है, बर्फ़ का भी जितना बर्फ़ रहेगा पिघलेगा उसका भी निश्चित होगा, और यहाँ पे देखिए बर्फ़ का भी पिघलेगा निश्चित होगा। लेकिन हम बता सकते हैं कि अगर हम किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद कहाँ तक वो फैल रहा है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए गैस का जो होगा यानी जलवाष्प का जो होगा वो हो जाएगा, उसका आयतन निश्चित नहीं होगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है? नमक का, अमोनियम क्लोराइड का, चीनी का और सोडियम क्लोराइड का। आप पढ़े होंगे ऊर्ध्वपातन, जहाँ पढ़ाया गया होगा आपको बताया गया होगा कि ऊर्ध्वपातन वे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और उसमें एग्जाम्पल आपको बताया था, नमक होता है जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका आप नाम जानते हैं रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और दूसरा आपको बताया था फिनेफ्थलीन, ये भी आपका जो होता है ये भी आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। और तीसरा बताया था आपको अमोनियम क्लोराइड NH4 आपका जो होता है Cl। तो इस तीनों में से देखिए एग्जाम्पल कौन सा आपका दिया है? नमक आपका ऊर्ध्वपातन आपका नहीं है, ये देखेंगे ध्यान से, नमक नहीं है, कपूर है आपका, तो आपका नमक गलत हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ये आपका सही है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। चीनी आपका नहीं है, सोडियम क्लोराइड ये भी आपका नहीं है। तो ध्यान से देंगे, पहला आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है कपूर होता है, दूसरा आपका जो होता है फिनेफ्थलीन होता है, तीसरा आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों जो होता है सीधे आपका ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ। और इन तीनों चारों ऑप्शनों में आपका जो सही है वो है अमोनियम क्लोराइड। अब आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों दिया है एसआई मात्रक बताना है। एसआई जिसमें आपका दिया है ताप का एसआई मात्रक जानते हैं क्या होता है? केल्विन होता है। ध्यान से देखेंगे, ताप का मात्रक जो होता है एसआई जो होता है केल्विन होता है। आप इसके अलावा आपको पूछा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछा है, तो द्रव्यमान का आपको पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो या देखिएगा, तो उसमें द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, केजी होता है। और तीसरा जो आपका है वो आपका दिया है आयतन। आयतन का मतलब होता है कि यदि कोई जल है तो जल अगर या कोई ठोस है, अगर कोई ठोस है तो कितने लंबाई, कितने चौड़ाई और कितने ऊंचाई तक है, या कोई जल है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो कितना लंबा फैल रहा है, कितना ऊंचा तक और कितने चौड़ा तक, तो उसका आयतन का मतलब हो जाएगा। सभी डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस के लिए मीटर गुणे मीटर, लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर और ऊंचाई भी मीटर, तो हम कह सकते हैं मीटर पर क्यूब हो जाएगा। और इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, घन मीटर भी बोल सकते हैं। यानी आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, या इसी को हम घन मीटर बोल सकते हैं। और एक आपका और दिया है घनत्व दिया है, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व बराबर आप जानते हैं मास अपान जो होता है वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को मैं बताया हूँ कि द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम बटे आयतन को अभी बताया हूँ कि मीटर क्यूब यानी घन मीटर बोलते हैं। तो यहाँ से घनत्व का हम मात्रक दे सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यह आपका हो जाएगा एमकेएस या एसआई पद्धति में। और यहीं पर अगर सीजीएस पद्धति में इसको लिखना हो तो किलोग्राम की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर सेंटी आपका हो जाएगा, ये किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका सीजीएस में हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में दिया है किसी घनत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर आप जानते हैं कि डेंसिटी आपका होता है मास अपान वॉल्यूम होता है, ये आप जानते हैं। तो घनत्व का जो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चाक है, रुई है और लोहा है। इसको हमें घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं जो डेंसिटी होता है वो ठोसों का होता है, और सबसे कम आप जानते हैं डेंसिटी जो होता है वो किसका होता है? गैसों का होता है। तो आप बताइए। और इसके बीच में जो होता है द्रव जो होता है, इन दोनों की अपेक्षा आपके ठोसों की अपेक्षा जो डेंसिटी होता है घनत्व द्रव का कम होता है, और ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे कम जो होता है गैस का होता है। आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी सबसे कम जो होता है घनत्व किस में होगा? वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा।
तो गैसों में सबसे कम होता है। गैस में एक प्रकार का वायु है, चिमनी का धुआं भी गैस में आएगा, लेकिन इसमें आपके मिले होते हैं, कण मिले होते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु हो गया। इसके बाद देखिए गैसीय माध्यम कौन सा है आपका, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चाक है, रुई है, लोहा है, तो आपका सेकंड पर आ जाएगा। इसका बढ़ता हुआ क्रम देखिए दूसरा आपका हो जाएगा चिमनी का धुआं। चिमनी के धुएं के जो घनत्व होता है वायु के घनत्व से ज़्यादा होता है, क्योंकि वायु माध्यम में हम सांस आसानी से ले सकते हैं, और चिमनी का धुएं में अगर हम सांस लें तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए इसका डेंसिटी जो होता है वायु से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सेकंड पर रखे हैं। इसके बाद आप देखिए वायु हो गया, चिमनी का धुआं हो गया, और आप देखिए 2 हो गया शहद, जल, चाक और रुई। आप बताइए शहद, जल, चाक और रुई, इन तीनों में शहद आपका जल के अपेक्षा ज़्यादा इसका डेंसिटी होता है, क्योंकि जल को गिराएं और एक जगह शहद को गिराएं तो तेज़ी से आपका कौन फैलता है, जल फैलता है। शहद आपका जो होता है थोड़ा स्लो मोशन में फैलता है, तो इससे अच्छा जो हो जाएगा रुई हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा रुई। आपका सबसे पहले वायु, उससे ज़्यादा चिमनी का धुआं, उससे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है रुई का होता है। इसके बाद देखिए जल और शहद में आपको बताया हूँ जल तेज़ी से फैलता है, तो इसलिए आपका जल का घनत्व जो होगा कम होगा शहद से, और जल के बाद आपका हो जाएगा शहद, यानी आप जानते होंगे घर पे आता है मधु का जो शहद होता है, ये आगे देखेंगे इससे ज़्यादा जो हो जाएगा। अब देखिए चाक भी ठोस है और लोहा भी ठोस है, लेकिन देखिए चाक को हम आसानी से तोड़ लेते हैं, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी अपेक्षा कमज़ोर होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स यानी इसके कण जो अणु जो होंगे बहुत कमज़ोर होंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाक का जो घनत्व है लोहे के घनत्व से कम होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे चाक, और इसके बाद जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगा वो होगा लोहे का, तो आपका हो जाएगा लोहा। ये आपका हो जाएगा। धन्यवाद।